नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 न्यूज पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज की तारीख बड़ी ही दिलचस्प है भाई शाहज़ेब। क्या वजह है इसकी? आज की तारीख है 22/10/2022 है ना, लेकिन बीच में 22 नहीं ना आ रहा। हाँ, बीच में कोई भी 22 मई बीच में वैसे भी नहीं कोई आना चाहिए। जो मजबूत लोग होते हैं ना, फिर बीच में कोई नहीं कुछ आता। तो जैसे कि आपकी जिंदगी में भी किसी चीज को आने मत दें, ना नेगेटिविटी को आने दें, ना नेगेटिव कमेंट्स को आने दें, ना नेगेटिव सोचों को आने दें, क्योंकि आपकी और आपकी सक्सेस और आपकी खुशी के बीच में सिर्फ एक चीज है और वो है नेगेटिविटी। तो आज के दिन को अच्छा बनाइए, यादगार बनाइए और कुछ ऐसा काम कीजिए अच्छा सा जो आपने कभी ना किया हो, ताकि ये दिन आपको याद रहे। और मैं अच्छा काम ये करता हूँ कि मैं शुरू कर देता हूँ प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें जो आप लोग के साथ शेयर करनी है। और सबसे पहले तो हम जिस तरीके से फुटेजेस देख रहे हैं, एंजेलिना जोली पाकिस्तान में मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वो पाकिस्तान पहुंची। उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में विजिट भी किया। वहां पर मैं एक रिपोर्ट भी देख रहा था, उन्होंने मुख्तलिफ खवातीन से मुलाकात की और जहां जहां उनको मौका मिल रहा था वो जो कश्ती में सवार थी वहां रुकती थी, वहां पर लोगों से बात करती थी अगर वहां उतर भी नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही। मुख्तलिफ शेल्टर जहां पर दिया गया है लोगों को, जो टेंट्स लगाए गए हैं, वहां पर भी उतर के उन्होंने खवातीन से बात की और कहीं जगह पर उनके आंसू भी आ गए उनके हालात देखकर। बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही, क्योंकि वो पहले भी आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं देखी। जब वो बाद में बैठकर उन्होंने डिस्कशन की, इंडोर्स वो पहुंची, तो वहां पर उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को इमदाद करते देखा तो वो पाक फौज थी, लेकिन इस वक्त मैं पूरी दुनिया को डू मोर का जो है वो आवाज लगाऊंगी। सारी दुनिया जो है वो इस वक्त एक हो जाए। मैं यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के हवाले से भी मैंने देखा, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला कि इस वक्त आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा है। इस वक्त सबको एक हो जाने की जरूरत है। पाकिस्तान की मदद की। साथ उन्होंने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा भी किया, वहां पर गुफ्तगू भी की और ऐसा फरमाया कि पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई है दुनिया का उसको अंदाजा ही नहीं है। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरीन को खुराक, शेल्टर और तिबी सहूलियात की हंगामी जरूरत है और इमदादी सरगर्मियां जो देखी हैं तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वहां पर मुझे पाक फौज नजर आई, लोगों की इमदाद करते हैं। राइट, ऐसा ही है। एंड सिर्फ एंजेलिना जोली नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ उनकी आंखें भी हैं, उनकी दुआ भी है और जितने लोग कर सकते हैं उनमें इमदाद भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, सुबह की जो ताज़ा खबरें हैं। पाक इंग्लैंड सीरीज का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने एक कराची के मकामी होटल में आराम किया और अब जो है पहले T20 में इंग्लैंड ने जिस तरह पहले 6 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, वो एक यादगार लम्हा था जो कि हमारे लिए बड़ा यादगार था। हमारे होम ग्राउंड पे आकर उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। खैर ये पहला मैच था और बाबर आजम ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हम बैटिंग में खास तौर पर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं और चेक कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छी बात है। मुख्तलिफ प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, चेक भी किया जा रहा है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें पता होना चाहिए हमारा मिडिल ऑर्डर किस तरीके से स्ट्रांग हो सकता है, कौन से प्लेयर्स को खिलाया जा सकता है, तो ये भी कोशिश की जा रही है। दूसरी जाने पहले मैच से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गेट मनी इकट्ठी हुई है माया, जो सारी रकम कहां जाएगी? फ्लड वालों के लिए, फ्लड मुतासरीन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, वह जहां जमा कराई जाएगी। इट्स अ वेरी गुड जेस्टर, बहुत अच्छा, जबरदस्त। और एक और दिलचस्प खबर आपको बताते हैं, और दिलचस्प खबर यह है कि बड़ा हमने ना, हम बातें करते थे शाहज़ेब और मैं, हम लोग को वैसे भी मैं पूछती रहती हूँ अच्छा क्या आ रहा है नया, क्या मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब आईफोन की जो है वो बड़ी धूम थी कि जी नया आईफोन आने वाला है। दुनिया भर में आईफोन के जो है ना वो 14 मैक्स प्रो की तो धूम मची हुई है और उसकी सेल्स इस तरह हुई थी, मैंने आपको बताया दुबई में हुई और वो कुछ ही घंटों में खत्म भी हो गया। लेकिन इसके फीचर्स और कीमत पर जरा सा तबसरा हो रहा है। बिल्कुल। और क्या आपको ये पता है कि इतने महंगे मोबाइल की जगह आप क्या कुछ खरीद सकते हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं? हम बताते हैं क्या कर सकते हैं। मतलब 7 लाख रुपए में आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करें। मसलन के सबसे पहली एग्जांपल ये हो सकती है कि आप इसमें कई तोले सोना खरीद सकते हैं, जो कि आपकी एक प्रॉपर्टी बन सकती है और बाद में उसकी कीमत में इजाफा भी होता रहेगा। मुल्क के किसी भी हिस्से में इसी कीमत में छोटा सा प्लॉट भी मिल सकता है, प्लॉट भी खरीदा जा सकता है। आजकल खास तौर पर हम देख रहे हैं कि फ्लड से मुतासरीन जो लोग हैं उनको जरूरत है, तो आप उनको फंड्स भी दे सकते हैं। माया, टमाटर जिसके दाम हर दूसरे रोज जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। 7 लाख रुपए में 3650 किलो टमाटर भी खरीदा जा सकता है। क्या बात है। और इसके साथ साथ आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सकते हैं 7-8 लाख रुपए में। इसके साथ साथ आप 6 जो मोटरसाइकिल्स हैं यानी कि 70 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं वो खरीद सकते हैं। आप 3 रिक्शे खरीद सकते हैं जिसमें 3 खानदानों का रोजगार चल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही नहीं, ये रकम 1 साल तक 70 बच्चों की तालीम का खर्च भी उठाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या फिर 150 खानदानों के लिए
महीने का राशन खरीद सकते हैं। सवाल यह है, क्या वाकई हमें इतने महंगे फोन की जरूरत है? रकम को कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे बिजली का बिल दिया जा सकता है 1 साल के लिए, किसी भी घर का बिजली का बिल जा सकता है। सेशन हुआ हमारी अम्मा, उनको अल्लाह जिंदगी सेहत दे, हमारी अम्मा साहिबा ने सोलर पावर के ऊपर सोलर पैनल्स के ऊपर बैठ के घर में मीटिंग की और उसके ऊपर वो बैठ रही कि अच्छा यहाँ पर हमें इतनी जरूरत है, ये करना है, अच्छा चलो ठीक है, इतने पैसे लगाते। तो हम अम्मा को देख रहे थे कि वाकई में अब सब लोग जो हैं वो सोलर पैनल्स की तरफ ध्यान जा रहा है, बिकॉज बिजली बहुत महंगी हो लेकिन ये 7 लाख का एप्पल फोन खरीदना, क्या ये समझदारी है? क्या आपकी नीड है या आपकी वांट है? ये हमें समझना सवाल ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट किया है शाहजेब ने कि वाकई हमें इतने महंगी फोन की जरूरत है, क्या वाकई हमें दुनिया को दिखाने की जरूरत है, क्या वाकई हम दिखावे कर 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 नहीं थक गए, क्या वाकई दुनिया नहीं देख रही पाकिस्तान के इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं उस सिचुएशन को लेकर जो और भी पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और वो है पाकिस्तानी सियासत। बिल्कुल, और खास तौर पर इस्लामाबाद एक बार फिर तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि तौहीन अदालत केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पर आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहम पेशगोइयां कर रहे हैं, जैसे माजी में भी वो करते रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन में जाना है या बंद गली में, ये फैसला होने वाला है अनकरीब। वक्त आने पर सूबाई असम्बलियां तोड़ी जा सकती हैं। उधर साबिक वजीर आजम लॉन्ग मार्च का इशारा दे चुके हैं, जबकि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर किसी सूबाई हुकूमत ने पीटीआई के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की हिमायत की तो नताइज भुगतना होंगे। कल भी हमने देखा जो है वो किसानों को लेकर एक जो है उनका एहतजाज हो रहा था, वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब गए, वहां पर पुलिस ने उनको रोका और उन्होंने कहा भाई आप है कौन, तो बड़ी वहां पर जो है तल्ख कलामी हुई और पुलिस वाले ने उनको जो है वो गिरफ्तार करने की भी धमकी दी। इस तरह के भी मामला आता है। जैसे शाहजेब ने कहा ना, इस्लामाबाद एक फिर जो है ना वो तवज्जो का मरकज बन चुका है, सियासत का मरकज बन गया है, तवज्जो का मरकज भी बन गया है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जलसे भी किए हैं, मुख्तलिफ शहरों में पावर शोज भी किए हैं, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं एहतजाज की। आज सुबह की खबर आई है शाहजेब, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से जो है वो आगाज हो जाएगा इस मूवमेंट का। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मेरी कॉल का इंतजार करें। बहरहाल इस्लामाबाद में इसी हवाले से जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त हो चुकी है, और मामला तो ऑब्वियसली जब इस तरह के होते हैं तो अवाम इकट्ठे होते हैं, जब अवाम आती है तो जाहिर है फिर उसमें रिस्क भी आ जाता है, उसके सिक्योरिटी रिस्क भी होता है, फैक्टर भी होता है, तो देखना होता है। लेकिन साथ में जिस तरीके से अभी हमने देखा मलका बरतानिया दोम का जो है वो जिस तरह फ्यूनरल हुआ था, उसमें पूरी दुनिया के जो है बड़े लीडर्स मौजूद थे, उसके बाद जो है सिक्योरिटी सख्त हो गई थी। तो खैर अब इस्लामाबाद की जो गहमा गहमी है उसके हवाले से हम फिर इमरान खान साहब ने अपने जलसों में ये भी बात की खासतौर पर कि पाकिस्तान जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF में फंस चुका है, इससे हम आपको निकालेंगे और हम पाकिस्तान को इस दलदल से भी निकालेंगे। लेकिन खैर ये सारे मामला हैं, आज खासतौर पर आम समाअत भी होने जा रही है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। शेख साहब को खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान में। शेख साहब, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि साबिक वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है, आज समाअत भी होने जा रही है, इसके बाद जो पार्टी है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा इसके ऊपर? देखिए, खान साहब ने कल ये कहा कि वो प्रोसेस शुरू करने लगे हैं एहतजाज का हफ्ते के रोज से, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदलिया जो है वो बहुत जिम्मेदार है और पाकिस्तान की अदलिया ने बहुत ही पसंद और नापसंद से हटकर अहम और दानिशवाराना फैसले लिए हैं, और यहाँ भी अच्छे फैसले आएंगे इंशाअल्लाह। और बाकी इस्लामाबाद जो छोटी जेल वालों थे उन्होंने 25 से 22 किलोमीटर को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। सारे इस्लामाबाद भी कैदी हो गए, इस्लामाबाद के रहायशी, और 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से मजीद नीचे चले गए हैं। 1 अरब रुपया रोज पेट्रोल में, 2 अरब रुपया 199 2 अरब रुपया रोजाना पेट्रोल में नफा अपने जेब में डाल रहे हैं। पहले कौमी खजाने को लूट डाका डालते थे, अब गरीब की जेब में डाका डाल रहे हैं। अब पेट्रोल पर रोजाना 2 बिलियन की हुकूमत के खजाने में नफा जमा हो रहा है। सारी दुनिया में पेट्रोल और ऑडेबल ऑयल सस्ता है, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे महंगा है। बहरहाल इनको लोगों की फिक्र नहीं है जो इनको लाए हैं या जो जिनके जरिए ये आए हैं, सारी जिम्मेदारियां उन पर हैं। ये तो ऐसी फोटो सेशन के लिए आए, फोटो सेशन करवा रहे हैं। फोटो पानी ये लक्ष्मी चौक में देखते हैं तो बूट पहन लेते हैं, ये तो तालाब का पानी। और पाकिस्तान के मामलात और हालात इक्तिसादी इंतहाई नाजुक हैं। सारी दुनिया मदद के लिए भी आ जाए, फिर भी यहाँ
जो मामला हैं काफी बिगड़े हैं, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी अदम इस्तेकाम जब हो कोई इस्तेकाम मजीद नहीं आ सकता। तो इसके लिए अब क्या हालात होते हैं, ये 20-15 दिन बड़े हैं, मैं इसमें फैसले हो जाएंगे कि बंद गली से दाखिल होता है या हल की तरफ जाता है, यही 15-20 दिन है। जी साहब, आप कह रहे हैं 15-20 दिन अब हैं जो उसमें आपको रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन क्या 20 लगा ले, चले 20 कर लेते हैं आप कहते हैं तो, लेकिन क्या कामयाबी मिल सके? 30 कर लेते, चले कामयाबी मिल सकेगी लॉन्ग मार्च के बाद? शेख साहब क्या लगता है? देखें, अभी तो शुरुआत हो रही है लॉन्ग मार्च की। मैं तो इतना मायूस नहीं हूँ हालात से। इलेक्शन की तरफ हल निकल आएगा, 1-2 महीने आगे क्या और पीछे क्या, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता, वो कहते हैं ना, एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। तो आदमी बड़ा जैसा कैसा भी हो, 5 वक्त का नमाजी हो, तहज्जुद गुज़ार, अगर उसको ड्राइव की आती गाड़ी नहीं की जा सकती। तो ये वो लोग हैं जो बिठाए गए हैं, लाए गए हैं। और 72 वज़रा के खिलाफ कल मैंने रिट दायर कर दी है, कल लग जाएगी इंशाल्लाह। आइन के आर्टिकल 92(1) के तहत 11% दोनों ऐवानों का होना चाहिए। 11% 50 या 50 बच जाता है। अब मैंने जब रिट दाखिल किया, आज तरीक करने जाऊंगा, उस वक्त 70 थे, आज 72 हो गए। रिट के दौरान ही 24 घंटों में 2 वजीर बढ़ गए। तो कल उनका निकलवाया, दोनों का भी सजरा क्या कहता खाता। और 19 कहते हैं, और अभी मैं तो अभी काउंट नहीं किया, 22 वज़रा के पास कोई महकमा नहीं है। 22 वज़रा पाकिस्तान के गरीब मुल्क के खिलाफ और मुतासरीन में उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और समरकांत बिलावल अपना जहाज लेकर जाता है सरकारी, और शहबाज शरीफ अपने में जाता है। और अमेरिका में वो दुबई बिलावल जो है वो उसने फ्लाइट मिस नहीं हुई, वो लैंड ही वाशिंगटन करना चाहता था। फंक्शन तो सारा न्यूयॉर्क में है, लेकिन उसका बेस कैंप जो है वाशिंगटन था, इसलिए उसने फ्लाइट मिस की दुबई की पहली जो न्यूयॉर्क जाती, और वो वाशिंगटन लैंड किया। और कौम को सबक दिखाया जा रहा है, रोज आप पीटीआई दिखा रहे हैं, गरीब पढ़ रहे हैं, और वो 9 स्टार होटलों में ठहरे हैं, 7 स्टार और 5 स्टार। 5 स्टार में भी ठहर रहे थे तो कुछ क़यामत नहीं आ रही। 7 और 9 स्टार होटलों की बुकिंग है उनकी। तो पाकिस्तान दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, मसला तो पाकिस्तान का, वो बैठ रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने पेशगोई भी की कि इलेक्शन में जाना या बंद गली में फैसला होने वाला है, और आपने ये भी कहा कि 30 दिनों में फैसला हो सकता है, सर ऐसे में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब भी कॉल दे रहे हैं एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की हफ्ते के रोज, और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि सब एक साथ मिलकर निकलें। लेकिन सर यहाँ पर यह जरूर बताइएगा, इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, खासतौर पर सैलाब को लेकर, ऐसे में आप समझते हैं कि इस वक्त लॉन्ग मार्च करना बिल्कुल ठीक फैसला है? देखिए, मुल्क तो इनसे चल नहीं रहा। ये ड्रोन से अपनी आवाम पे आंसू गैस के बम मारे, अंदाजा करें। कभी आपने सुना कि हमने ड्रोन में बड़ी तरक्की कर ली है? गरीब मुल्क है, आटा मिल नहीं रहा, बिजली का बिल दे नहीं सकते, पेट्रोल दुनिया का सस्ता जो हुआ है यहाँ महंगा तरीन हो गया है। और अवाम अगर निकले तो उनको ड्रोन मारेंगे, तो अवाम को जहर दे दो, अवाम को गोली मार दो, ऐसी। लेकिन शेख साहब, इस लॉन्ग मार्च का मकसद तो इलेक्शंस हुए ना अल्टीमेटली। तो इस वक्त इलेक्शंस तो मुल्क में नहीं हो सकते। आपके 3 बड़े सूबे जो है वो डूबे पड़े हैं, वहां पर हालात ऐसे नहीं कि वहां इलेक्शंस कराए जाए। वहां पर लोगों को इस वक्त खुराक की किल्लत है, शेल्टर नहीं मिल रहा। 1 मिनट, सिंध में 2-3 माह इलेक्शन लेट हो सकते हैं, ये तो कोई कमाल नहीं है। सब बलूचिस्तान ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में हालात जरूर खराब है, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत बड़ी मुतासर नहीं है सिंध की तरह। सिंध में इलेक्शन 3 महीने 2 महीने लेट कर दें, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन की तरफ जाएं, आप स्काई लैब से उतारे गए हैं। आप जो कुछ इल्जाम ये देते थे इमरान खान को, उसी गड्ढे में खुद गिर गए हैं। जो हल्के हमारे लिए परेशानी का बायस थे, के लिए परेशानी का बायस होंगे। और 20 में से देखें, उसने धांधली के बावजूद 17 सीटें जीती हैं, 15 का ऐलान किया, 2 उससे वापस छीन ली गई हैं क्योंकि वो आसास इलाके के हैं। और शेख साहब, अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी?
2/3 मिलती है, ये अक्सरियती मिलती है। आज के दौर में, आज महीने 2-3 महीने जितने ये देर करते जाएंगे उतने मसाइल के नीचे आते जाएंगे। इस वक्त तो जी इमरान खान का तोती बोल रहा है। जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हमारे सारे हल्के इमरान खान के साथ हैं। कल की अल्लाह जाने कौन बशर है। और सर सूबाई असेंबलियां भी टूट सकती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, इसमें भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। और शेख रशीद साहब जैसे कह रहे हैं माया कि 20 से 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे अब देखते हैं आने वाले दिन। सरों ने कहा कि आज तो इस वक्त इमरान खान का जो है वो इस वक्त नाम है, लेकिन कल देखते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, नून लीग के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, इस वक्त हमारी बात हो रही थी शेख रशीद साहब से और वो कह रहे हैं 20 से 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अभी हफ्ते के रोज उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है। इस वक्त हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत ये है कि शेख रशीद साहब, तो आपको पता है कि कोई ऐसा दिन नहीं आता कि जिस दिन शेख रशीद साहब कोई नई पेशन गोई नहीं करते, और उनकी अक्सर पेशन गोइयां झूठी होती हैं। बहरहाल वो मतलब है कि उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने अपनी सियासत को जाती तौर पर जिंदा रखने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू अक्सर औकात करते रहते हैं। तो देखें, पाकिस्तान की सियासत में तो हर दिन ही अहम दिन होता है और कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है। तो लेकिन ये है कि अगर हम इमरान खान के और इस प्रोटेस्ट के और उनके एहतजाज के या कॉल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये धरने 2013 में भी दिए गए थे। फिर जो प्रोटेस्ट किए हमने भी किए, जलसे भी किए, पीडीएम ने तहरीक भी चलाई है, एहतजाज किया, लेकिन पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन जब तब्दीली आई तो इन हाउस तब्दीली आई, और वो एक गैर जमहूरी हुकूमत को हटाने के लिए हमने एक जमहूरी तरीका अपनाया। उसके बाद तब्दीली आई। अगर खान साहब समझे कि एहतजाज के जरिए, हाँ अलबत्ता मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो सियासत है वो इंतशार की सियासत है, वो पाकिस्तान में बदअमनी की सियासत है, वो पाकिस्तान में जो है वो बद तहजीबी की सियासत वो करते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखें कि जब पिछली दफा ये पेशावर से आए थे और इन्होंने कहा था 25 लाख लोग होंगे, उस वक्त शेख रशीद जैसे लोग और जो बाकी इनके हवारी हैं वो ये बात किया करते थे कि भाई वो जनाब खून की नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुरअमन एहतजाज करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन पुरअमन करें तो, और अपने डोमेन में रहकर करें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कल जो है ना अली गौहर बलोच साहब, कल पीटीआई के रहनुमा, अभी मेरा नाम जरा वो हो रहा है मेरे जहन से, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ, कल पीटीआई के रहनुमा ने जो है वो बड़ा खुले जो है राना सल्लाह साहब को भी जो एक धमकी दी है कि वो जो है ना घुटने के बल चलकर आएंगे, वो उनको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो ये इस तरह की क्या ऐसी बात है जिसको उन्होंने कहा कि जी वो घुटने के बल चलकर आएंगे इमरान खान के पास? ये किस बात पर, किन बेसिस पर पीटीआई के रहनुमा ने इस तरह की बात की? देखिए, बात यह है कि इस बात की तो वजाहत वही कर सकते हैं कि इस किस्म की गैर संजीदा और बेहुदा अल्फाज उन्होंने क्यों कहे हैं, और हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक गैर संजीदा और बेहुदा गुफ्तगू है। इस किस्म की धमकियां देना, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को यही चाहिए कि वो कानून और आइन की पाबंदी करे। और हम तो समझते हैं कि हम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कानून और आइन की मतलब है कि सरबुलंदी के लिए हमने उसकी बहुत सारी कीमतें चुकाई हैं, हमने उसके लिए बहुत सारी तहरीक चलाई हैं, हमने उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की है। और अगर मतलब है कि हमने उसकी जो कीमतें चुकाई हैं वो इसलिए आपने देखा कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक भी नून लीग ने उस वक्त चलाई। फिर उसके बाद आज भी अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने तहरीकें चलाई हैं तो उसमें भी हमारा बुनियादी मकसद यही था कि कानून और आइन की जो है वो मतलब पासदारी होनी चाहिए। लेकिन खान साहब जो है हमें बिल्कुल ठीक है अली साहब, लेकिन आपने अभी कहा कि सबको अपना हक हासिल है, सब अब एहतजाज कर सकते हैं। फिर उसके बाद राना सल्लाह साहब का ये कहना कि अगर किसी ने लॉन्ग मार्च में जो है वो हिमायत की उसकी, तो उसके नताइज भुगतना होंगे। फिर ये बात करना, जैसे आप तो कह रहे हैं सबको अगर अपनी फ्रीडम है, फिर इस तरह का अगर एक बयान आ जाए तो फिर क्या करें? नहीं, देखें, मैं इसी चीज की तो मैं आपसे वजाहत कर रहा हूँ माया कि जो पुरअमन एहतजाज करना तो हर किसी का हक है। जब खान साहब ने अभी चले माजी करीब की बात कर लेते हैं, उन चीजों का जिक्र नहीं करते जब पीटीवी पर हमला किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के 7 कब्रें खोदी गई थी, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया गया था, उन चीजों का जिक्र ना भी करें। लेकिन माजी करीब में क्या हुआ,
कि अभी जब ये इन्होंने कहा 25 लाख बंदे लेकर, 25 लाख तो ना ला सके, 25 शरपसंद लेकर आए जिन्होंने ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हिदायत की, उनके फैसले की वायलेशन की, वो भी तौहीन अदालत की। अब अदालत तो ऑलरेडी कह चुकी है कि खान साहब को 3-4 तौहीन अदालतें ऑलरेडी माफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि खान साहब, असल बात ये माया कि खान साहब किसी पाकिस्तान के कानून और आइन को नहीं तस्लीम करते। वो कहते हैं भाई हुक और क्रोक, चाहे डब्बे चोरी करके, चाहे वोट चुरा के, चाहे इंतशार फैला के, इक़्तिदार की मसनद पर सिर्फ और सिर्फ वही बर्जमान रहे, मीडिया उनकी जुबान बोले, अदालतें उनकी जुबान बोले, जो मतलब है कि जितने भी टीयर हैं इसके हमारी जमहूरियत के, वो सारे उनकी जुबान बोले। तो ये तो एक नाकाबिले बर्दाश्त पॉलिसी है उनकी। मैं नहीं समझता कि इस तरह से पाकिस्तान चल सकता है। उनको अपना जो हिटलरिज्म है उसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, अपने आप को और अपनी पार्टी को पाकिस्तान के कानून और आइन के ताबे करना होगा। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, तरीकाकार यही होता है कि कोई भी जमात अगर लॉन्ग मार्च करने जा रही होती है तो उनके कुछ मुतालबात होते हैं। क्या उन्होंने आपके सामने यानी कि हुकूमत के सामने कोई मुतालबात रखे हैं या कोई बातचीत करने की कोशिश की है ऑफिशियली? और अगर नहीं किया तो फिर जो लॉन्ग मार्च करने वो जा रहे हैं उस पर फिर हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा? आप लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे सिचुएशन? देखिए, मैं एक बड़ी सादा सी बात है, देखें हमारे जो मतलब है कि सुनने वाले होते हैं, जो मुझे और आपको सुन रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग होते हैं, सारी ये आपके जरिए आवाज पहुंच रही होती है सबकी, मीडिया के जरिए और आप दोस्तों से। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमारे अवाम है ना, वो सादा अल्फाज में और सादा ज़बान में बात जो है ना, वो ज्यादा उनको समझ आती है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जो मिसालें दी हैं वो बड़ी सादगी के साथ दी हैं। उन्होंने कोई पेचीदा और मतलब है कि इस किस्म की गुफ्तगू नहीं है कि जिससे कि आम बंदे के फहम में ना आ सके या वो समझ ना सके। गुजारिश करने का मकसद ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, वो अगर जब पेशावर से खान साहब आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने फलां जगह से आगे नहीं आना। खान साहब के लोग आगे आए, उन्होंने आकर आग भी लगाई। अगर उस वक्त उनको ना रोका जाता तो वो डी चौक के अंदर भी दाखिल होते और इधर भी इंतशार फैलाते, और आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, आगे नेशनल असेंबली थी, आगे सारे प्रेसिडेंसी थी, आगे ये इदारे। तो मकसद ये हमने भी तहरीक आगे इदारे। अली गौहर साहब, मुख्तसरन आपकी बात करते हुए इसका जवाब दे दीजिए। पीडीएम को लेके कल रात को भी बयान आया है कि पीडीएम आखिरी सांसें ले रही है, बस इसके ऊपर जरा सा अपना एक हल्का सा बयान दे दीजिए जी मुख्तसरन। देखें जी, ये तो नविश्ता दीवार है कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ खान साहब की इंतशार की सियासत जो है ना, वो अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अब कहने की हद तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहते रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई खत्म, अब इंतशार की सियासत पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अब उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप जो है मतलब है कि वो वोट के जरिए नहीं, अपने बैलेट के जरिए आए, बुलेट के जरिए आने की कोशिश ना करें। हम तो खुद चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड में तमाम पार्टीज आए। और खान साहब ने हमेशा देखे ना, इनके शौकत तरीन के बयानात नहीं सुने पूरे पाकिस्तान ने, अपने वज़राए खजाना को क्या किस किस्म कह रहे हैं। आज जब लोग सैलाब में घिरे हुए हैं, सैलाब की तबाहकारियां छाई हुई हैं, खान साहब क्या सियासत कर रहे हैं? बैनुल अक़वामी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हुकूमत को पैसा ना दें और फलां को, पाकिस्तान को पैसा ना दें कि ये जनाब करप्ट लोग हैं। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के अवाम की मुखालफत कर रहे हैं, आप उन सैलाबज़दा लोगों की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये रवैये भी दो ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड में सब जमातें होनी चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। और ये वो सब कुछ है जो सियासत में इस वक्त चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चल रहा है कि हमें ब्रेक की तरफ जाने में आया।
बैक, आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाजिब अहमद के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खास तौर पर पॉल्यूशन की, और वो भी पाकिस्तान में बढ़ती हुई पॉल्यूशन की। पाकिस्तान में फजाई आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है और हम ये कई सालों से एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं। खासतौर पर जब मौसम सरमा माया आता है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से स्मॉग में इजाफा हो जाता है। इंतहाई अलार्मिंग है ये सिचुएशन, और गुज़िश्ता रोज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले और कराची दूसरे नंबर पर आया है। हम टॉप पोजीशंस पर आए हैं, पहले दूसरे पे। बिल्कुल, और कराची में आलूदगी की शरह 152 जनाब वो हो चुकी है, इस वक्त पहुंच चुकी है। उसके जो लेवल है मौसम सरमा की वजह से, शाजिब ने कहा कि जब आता है, और लास्ट ईयर जब हम कर रहे थे प्रोग्राम तो उस वक्त जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर नंबर 1 था। इसका मतलब है अब जब जिस तरह मौसम अब ढल रहा है, मानसून जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं खुनकी की तरफ। जब खुनकी बढ़ेगी तो उस वक्त ओस भी बढ़ेगी, और फिर ओस से सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है वो पंजाब वाले एरिया में आती है, जिसमें लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है। और इस तरीके से हमारे जो शहर हैं, हमारे पाकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं, वो आलूदा तरीन शहरों में जहां पर इतनी आबादी, और कराची भी खासतौर पर जैसे कहा जा रहा है कि आलूदगी की शरह 152 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुंची है अभी तक। तो इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात शब्बीर साहिबा ने, उनसे हम बात करेंगे। मरीम साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मरीम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आलूदगी में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, वो भी बड़े शहरों में हमारे, जहां पर बहुत बड़ी आबादी रहती है, ऐसे में ये कितना अलार्मिंग है हम सब के लिए, खासतौर पर तमाम लोगों की सेहत के लिए? जी बिल्कुल, जो एयर पोल्यूशन आपकी है, जो हवा में आलूदगी खासतौर पर होती है, उसको अगर आप देखें तो वो आपकी WHO भी आपको यही बताता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक तो कम होती है, एवरेज पाकिस्तानी की लाइफ, और जहाँ भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये तासर हो रहा है। इसके अलावा आप देखें कि आप जब सांस लेते हैं इस हवा में पोल्यूटेंट हो, तो आपको सांस के भी मसले होते हैं, रेस्पिरेटरी इशूज आपको होते हैं, आपको लंग्स के मसले होते हैं। खासतौर पर जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, जो खवातीन हैं, बच्चे होते हैं, इवन जो बूढ़े होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी सेहत को नुकसानात होते हैं। और कोविड-19 को देखें तो अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं, तो कोविड-19 में भी वो एयर में अगर पोल्यूटेंट्स भी हैं तो वो मजीद फिर सेवेरिटी और सेंसिटिविटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो ये इश्यूज ऑफ कोर्स सारे के सारे इससे सेहत से जो है वो आपके इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है पोल्यूशन की वजह से। राइट। अच्छा मनीम साहब, इस तरीके से मौसम में सरमा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मौसम में सरमा जो है ना, अक्सर फसलें जलाई जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो पता ही नहीं कि क्या फसलों की सिचुएशन होगी। जाहिर है इस वक्त हम बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर उसको भी देखा जाए तो स्मोक की सूरत हाल की जो बायस बनती है, जो रीजंस बनते हैं, वो ये होते हैं। इस दफ़ा आने वाले जो मौसम है उसमें किस तरीके से, कितनी चैलेंजेस, कितनी मुश्किलात का सामना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू यू? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी जो फसलें हैं वो मुतासिर हुई हैं, लेकिन काफ़ी इलाके ख़ासतौर पे आपके पंजाब में हैं और बाकी मुल्क के कुछ हिस्सों में हैं जो आपके अल्हम्दुलिल्लाह बच भी गए हैं सैलाब से। तो मेथड हमारे पास जो है, जो हमारे किसान हैं उनके पास वही पुराना होता है कि जब नई फसल उन्हें काश्त करनी है और पुरानी जब काट ली है और नए बीज बोना है, तो उससे पहले उनने वो जो स्टबल होता है जो कि वो बाकी नीचे रह जाता है जड़ में, उसको वो जल्दी में वो करने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो उसको जलाते हैं। तो अभी तक तो जाहिर है जब वो जलाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो आपके स्मॉग के इम्पैक्ट जो है वो फिर आपको ज्यादा नजर आने लगते हैं, क्योंकि वो हवा में सस्पेंडेड आपके पार्टिकल्स पोल्यूशन के भी आ जाते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसके भी आ जाते हैं, धुआं भी आपका होता है। तो ये सारे आपका जो है वो मिलकर स्मॉग का इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं। अदरवाइज आपको पूरे साल भर जो है वो आपका इम्पैक्ट, तो स्मॉग आपकी साल भर रहती है, लेकिन टेम्परेचर चूंकि ड्रॉप होता है तो वो इन दिनों ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि फार्मर्स भी कुछ परसेंटेज में जला रहे होते हैं तो वो अपनी जगह रहता है। लेकिन आप देखें कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है और जो PDMA है, उन्होंने आपको मालूम होगा कि 144 दफा जो है वो पंजाब में नाफिज कर दी है कि कोई भी किसान अगर जलाएगा तो वो उस पर फाइन्स इम्पोज करेंगे। मेरा ख्याल है कि जिस सिचुएशन से पूरा मुल्क गुजर रहा है, ऐसे में अगर गरीब के ऊपर मजीद अगर हम इस तरह के इक़दाम ना करें इमरजेंसी वाले, तो उसके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। पहले ही काफी लोगों का नुकसान हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो जो लेकिन मरियम साहब यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खासतौर पर लाहौर पहले नंबर पर आ जाना, मतलब दुनिया भर में वो शहर जो पहले नंबर पर आ गए आलूदगी में, फजाई आलूदगी में 152 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुंची है कराची में जो शरह आलूदगी की, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं अब तक? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हालिया हमने बारिशें भी देखी हैं और बारिशों के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसमें कुछ कमी आएगी, तो आप क्या समझती हैं कि उसके बावजूद हमारे जो ये दो शहर हैं ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड क्यों हैं? जी, जो पोल्यूशन की वजूहात होती हैं वो सबसे आपकी जो मेजर रीजन होती है वो आपकी होती है ये सनतें जो होती हैं ये आपकी एमिट कर रही होती हैं। जितनी ज्यादा सनतें और जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती है, कोयला वगैरह या इस तरह की जो चीजें चलाई जाती हैं वो सबसे आपका मेजर कंट्रीब्यूट करती है। फिर दूसरे नंबर पे आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो होता है, जो आपकी गाड़ियां धुआं छोड़ती है, सड़कों पर चल रही होती हैं, और शहरों में खासतौर पर आप देखें तो बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां हर दूसरे बंदे के पास होती है, फ्यूल क्वालिटी उस तरह से नहीं होती। तीसरे नंबर पे आपके एनर्जी कंजम्पशन शहरों में जो है वो काफी बेहंगम होती है, उससे काफी ज्यादा एमिशंस होते हैं आपके। और चौथे नंबर पे जो बात नहीं की जाती ज्यादातर और डिस्कस नहीं किया जाता, जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो आप जो कूड़ा जलाते हैं उसके इमिशंस भी आपके हवा में जा रहे होते हैं। तो बेसिकली आपका जो पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 और 10, ये जो होता है ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसके अलावा बाकी भी ऑफ कोर्स इसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपकी बैड एयर क्वालिटी में, लेकिन सबसे मेजर इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, जो कि उसके वेरियस सोर्सेज हैं, जो आपके टायर रोड के साथ भी घिस रहे होते हैं, उससे भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। सनतों और बाकी सोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो सर ये जो ज्यादा एग्रीवेट इशू हो जाता है, ये जो किसान जैसे जलाते हैं, तो वो एक सीजनल होता है, कुछ हवा की डायरेक्शन पे डिपेंड करके इंडिया से भी आपके यहाँ आ रहा होता है। तो इसी वजह से ये बहुत इमरजेंसी में जो है वो जब किसान फसलें काटते हैं तो उस वक्त बड़ा शोर मचाया जाता है कि ये है। ऑल्दो आपका थ्रूआउट ईयर जो है वो आपका ये एयर पोल्यूशन का इशू रहता है, चाहे आपके किसान ना भी जलाएं तो भी रहता है। तो मेरा ख्याल है जो आपके बड़े सोर्सेज होते हैं जैसे कि सनतें और आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और कूड़ा जलाने का, उसके ऊपर अगर ज्यादा फोकस किया जाए तो वो आपका बहुत ज्यादा जो मेजर पोर्शन है आपका पोल्यूशन में से वो कट ऑफ हो सकता है आपका। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मरियम शबीर एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बताया कि इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तो फिर हमें किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए और अगर कोई फसल जलाते हुए नजर आता है तो उसके ऊपर फाइन भी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। आगे बढ़ते हैं हम बलूचिस्तान की तरफ, जहाँ पे हालात जो हैं परेशान कुन हैं। बहुत तरह की मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ, मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात और मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस का सामना है बलूचिस्तान की तरफ। तो बलूचिस्तान में जहां एक जानिब बारिशों और सैलाब के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुई है, वहीं मुतादिद देहातों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद भी है ऑब्वियसली, जिसके बायस नसीराबाद डिवीजन के तमाम अजला में वबाई अमराज ने शिद्दत अख्तियार कर लिया है। बिल्कुल, और एक और इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तमाम सूरत हाल में सूबाई वज़ीर सेहत एक माह से मंजर आम से गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और इसी बारे में हमने मजीद जानना भी है। कोयटा में हमारे मौजूद नुमाइंदे हैं फजल तबाह से हम जानेंगे। फजल, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि सैलाब से मुतासरा अजला में वबाई अमराज की क्या सूरत हाल है और इस वक्त हुकूमत की जानब से, खासतौर पर महकमा जो सेहत है उनकी जानब से इस वक्त क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं इन सैलाब से मुतासरा अजला की सूरत हाल बताऊँ कि जो नसीराबाद डिवीज़न के 5 अजला है, ख़ास तौर पर डेरा लायार, जाफराबाद, जलमक्सी, सोबतपुर और इसके अलावा कच्ची समेत कोहलू में सैलाबी सूरत हाल जो है ताहाल बरकरार है। मुतअद्दिद देहातों में इस वक्त सैलाबी पानी एक माह से मौजूद है, जिसकी वजह से अब इन नसीराबाद डिवीज़न में इस वक्त वबाई अमराज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अब तक आदाद शुमार के मुताबिक 40,000 से ज़ायद अफराद, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की तादाद है, वो इस मुख्तलिफ वबाई अमराज में शिकार हो चुके हैं। जबकि वबाई अमराज में सबसे ज़्यादा मलेरिया, टाइफाइड और इसके अलावा जिल्द की अमराज और साथ ही साथ डेंगू के जो वबाई अमराज है वो इस वक्त फूट पड़ी है। सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल में सहूलियात जो है वो तिबी सहूलियात वो ना होने के बराबर है। हम देख रहे हैं कि कई अजला ऐसे हैं वहाँ पर मरीजों को फर्शों पर दरख्तों के साए में जो है खुले आसमान तले उन्हें जो है इलाज और मुआलजा किया जा रहा है। जहाँ तक महकमे सेहत के बुलंदबाज़ दावे है वो तमाम तर हवा में उड़ चुके हैं। मौसूफ सूबाई वजीर सेहत जो है वो पिछले एक माह से जो है मंजर आम से सूरत हाल जो आप बता रहे हैं ये भी काइंडली जरूर बताइएगा मुख्तलिफ अस्पतालों की अजला की क्या सूरत हाल है। सेकेंडली,
कल ये भी बताया जा रहा था, फराजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं, वो ये बता रही थी कि वहाँ पर खासतौर पर कैंप्स, मेडिकल कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो हज़ारों की तादाद में हैं शायद मेडिकल कैंप्स। ज़रा आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहीं नज़र आए हैं मेडिकल कैंप्स? देखिए, इस तरह है कि मेडिकल कैंप्स इन अजला में जो दावा किया जा रहा है कि लगाए गए हैं, कहीं पर भी हमें मेडिकल कैंप्स नजर नहीं आ रहे हैं। गो के हॉस्पिटल जो है वो मौजूद है, मगर हॉस्पिटल में चंद बेड्स है, वहां पर अब हजारों की तादाद में मरीज जो है वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि जो नसीराबाद डिवीजन के दूर दराज इलाके हैं वहां पर हमने खुद जाकर देखा, वहां पर विजिट किया कि वहां पर जो खवातीन, बच्चे और मुतासरा अफराद है वो बारिशों का गंदा पानी जो है वो पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से वहां पर वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से और खास तौर पर तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान जो है उनका ताल्लुक तो बलूचिस्तान हुकूमत से है, मगर कई माह से वो इस्लामाबाद में ही जो है मुकीम है। उनको कोयटा में होना चाहिए था कि कोयटा में तमाम तर सूरत हाल वो बताती, और वजीर सेहत मौसूफ जो है जो शाह है वो पिछले एक माह से मुकम्मल किसका बता रहे हैं, कौन इस्लामाबाद में मौजूद है? तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराजीम शाह जो है उनका, चूंकि वो तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान है। अच्छा, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। आपके स्क्रीन पे आपके प्रोग्राम में जब उन्होंने शिरकत की उन्होंने इस्लामाबाद से शिरकत की। ज्यादातर वक्त उनका इस्लामाबाद में गुजरा है। वजीर सेहत मंजर आम से गायब है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। हम खुद गए, इन तमाम अजला में 15 से 16 दिन हमने गुजारे, वहां पर किसी किस्म की कोई तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स की जानिब से, माहिर तिब की जानिब से हम यही उनसे जब हम बात करते थे कि सूरत हाल पे किस तरह काबू पाया जा सकता है, उनका यही कहना है कि अगर आइंदा 2 से 3 दिनों में इस नसीराबाद डिवीजन के खास तौर पर 5 अजला में अगर सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो एक और इंसानी अलमिया जो है वो पैदा होने का खदशा पैदा हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल वहां पर इतनी संगीन हो चुकी है कि अब तक जो वहां पर लोकल इंतजामिया है उनसे जब हमने बात की, सिर्फ नसीराबाद डिवीजन में मलेरिया और टाइफाइड से 25 अफराद जाँ बाक हुए हैं। जलमक्सी में एक रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर 13 अफराद जाँ बाक हुए हैं। अमवात बढ़ने का खदशा जो है वो इस वक्त नसीराबाद डिवीजन के अजला में जो है वो पैदा हो चुका है। फौरी तौर पर इस वक्त आप देख रहे हैं बराह रास्त, आपको जरा ये भी बताइए कि इस वक्त हुकूमती सतह पर आप कह रहे हैं ये नजर नहीं आया, कोई नजर भी आया है अब तक हुकूमती सतह से? जी देखिए, इस तरह है कि पहले दिनों में तो हमने देखा कि गो के इमदादी सरगर्मियां हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से शुरू की गई। बिल्कुल एक शख्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक महकमे PDMA के वजारत से है, उनका नाम है मीर ज़िया लांगो। वो नज़र आए, वो हमें अपडेट देते रहे कि इस वक्त इन अजला की ये सूरत हाल है डिजास्टर के हवाले से। मगर दीगर महकमे इरीगेशन कहाँ है, महकमे बल्दियात कहाँ है, महकमे सेहत कहाँ है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन अजला में फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाते हैं। पानी की इंखला के हवाले से भी हमने कई मरतबा जो है अपील आपके प्रोग्राम से की है कि इन पानी के इंखला के हवाले से जो है कोई इकदाम उठाए जाए। इस वक्त एक अलार्मिंग सूरत हाल ये भी है कि 1 माह से पानी वहां पर खड़ा है, जमा है, वो पानी का कलर अभी तब्दील हो रहा है, मच्छरों की बोंतात है, और इसके अलावा सांप डसने के वाकयात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बदकिस्मती से इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में खासतौर पर डेरा लायार, जाफराबाद, जलमक्सी के मसाइल अगर देखे जाए तो आप इस वक्त मसाइल ज्यादा हैं और मसले का हल निकालने वाले वहां मौजूद नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फजल तवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और कोयटा आपको लेकर चलते हैं। बलूचिस्तान में वायु अमराज के हवाले से इस तरह भी आपने देखा, चेयरमैन यंग डॉक्टर्स डॉक्टर बहार शाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बलूचिस्तान में वबाई अमराज के फैलाव से मुताल्लिक जो सूरत हाल अभी हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने हमसे शेयर की, आप बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितनी सदाकत है इस वक्त, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड मौजूद है, रियलिटी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। अमराज से इस वक्त किस तरह का चैलेंज है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ है बलूचिस्तान के अंदर, उनमें जो टॉप लेवल पे है नसीराबाद, जाफरा, पूरा नसीराबाद डिवीज़न है। तो डिवीज़न के अंदर आपका जलमक्सी, ये कच्ची, बोलान, ये सारे एरियाज़ आते हैं। बागनाड़ी है सिब्बीक एरिया का, सोबतपुर है, उस्ताम अहमद है, और इसके अलावा ख़ुद जो जाफराबाद का जो मेन सिटी है नसीराबाद, जो डेरा मुराद जमाली और डेरा लायर, ये सारे इलाके इसके लपेट में। इसकी सबसे जो मेन वजह है, जो ऑलरेडी जब हम पहली दफ़ा वहाँ गए थे तो उस वक्त हमने गवर्नमेंट को बता दिया था कि ये जो वाटर, वो जो स्टेगनेंट वाटर वहाँ पे जो रुका हुआ पानी है,
उसकी वजह से ये अमराज जन्म ले रही हैं। तो क्योंकि वहाँ पे जो है ना मच्छरों का आना, वहाँ जमा हो जाना और उस पानी के अंदर जो है ना गंदगी का आना है और डिफरेंट जरासीम्स का उनके अंदर जो जितने भी जरासीम उसके अंदर आके फल फूल रहे हैं, तो उससे और लोग वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे ये बीमारियाँ फैल सकती। इनमें टॉप प्रायोरिटी मलेरिया है। आज से कोई 2 वीक्स बैक जब हमने विज़िट किया तो उस वक्त न्यूली आउटब्रेक हो चुका था और हमने उसी वक्त आइडेंटिफाई किया कि मलेरिया का आउटब्रेक हो चुका था। लेकिन ताहाल कल भी हमने बताया कि भाई मलेरिया का आउटब्रेक ऑफिशियल उस पर डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन ताहाल उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया ऑफिशियली कि भाई मलेरिया का आउटब्रेक हो चुका है। अब तो मलेरिया से अमवात आनी शुरू हो गई और एक मैसिव पैमाने पे आ रही हैं। मैं पहले भी बता चुका था गवर्नमेंट को और आज भी बता रहा हूँ कि जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं, चाहे जाफराबाद का है या नसीराबाद का है, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है वो कॉप कर सके इस आउटब्रेक को। तो लिहाजा आप लोगों ने एक बड़े पैमाने के ऊपर फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करने हैं। जितने भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो सब हर कोई अपना इस वक्त फील्ड हॉस्पिटल लगा ले, या तो जो है ना इज्तमाही तौर पर फील्ड हॉस्पिटल्स कायम किए जाएँ और जितने भी NGOs वहाँ काम कर रही हैं उन सबको चाहिए इस वक्त। उस दिन भी मैंने कहा था कि प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट किया जाए। प्रोफाइलैक्सिस से कहते हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसको एंटी मलेरियल दवाई कायम करने चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं। और कल जब हम बात कर रहे थे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत से तो हमें ये लग रहा था कि शायद वाकई बहुत सारे मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से और हमारे नुमाइंदे की बातों से मुझे कुछ नहीं लग रहा कि वहां पर किसी किस्म का काम हो रहा है। डॉक्टर साहब ये जरूर बताएगा, एक माह सूरत हाल इतनी गंभीर है और हुकूमती इकदाम आप लोगों के मुताबिक कहीं नजर नहीं आ रहे, ऐसे में बताइएगा वजीर सेहत ने अब तक क्या इकदाम लिए या कुछ इकदाम लिए हैं सेहत के हवाले से बलूचिस्तान में? महकमा सेहत हो या जो भी कोई इदारा हो, इस वक्त मसला ये है कि जब शुरू में हम गए तो हमें बताया गया कि रास्ते बंद है, इस वजह से मेडिसिन पहुंच नहीं सकती। तो उस वक्त मुझे शर्मिंदगी इस बात पे हुई कि हेलीपैड के ज़रिए से वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 80,000 का और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 87,000 का मेडिसिन पहुंचाया गया, जबकि इस हेलीपैड का आने जाने का किराया कोई 10 से 15 लाख होगा। तो मैंने कहा कि तो फिर जब उसके ज़रिए मेडिसिन भिजवानी ही थी तो एक मैसिव पैमाने पे भिजवाई जाती तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल आपकी बात इधर मैं एग्री करता हूँ, वह मेडिसिन की शॉर्टेज है। अगर इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग मुझ पे बरस पड़ते हैं या दोस्त कभी कहते हैं कि आप हुकूमत को आड़े हाथों लेते, तो मैं क्या करूँ। इस वक्त मुसीबत ये है कि जब मलेरिया फैल चुकी है और मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उस वक्त बाज़ार के अंदर सारी आइटम जो जितने भी दवाइयाँ हैं वो मार्केट से शार्ट है। सिंपल पैनाडॉल की गोली है जो बुखार में मरीज़ को दी जाती है, या जो लोग बेहोशी की हालत में आते हैं या वो मुंह से दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए इंजेक्टेबल ज़रूरत होती है। आज आपका जो पैनाडॉल है इंजेक्टेबल और ओरल फॉर्म में मार्केट से गुम है। तो हुकूमत कहाँ पे है इस वक्त? ये तो CM की जिम्मेदारी होती है कि वो आके और इस जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है बैठे हुए हैं इन सब की जिम्मेदारी है कि वो आके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ऊपर से तो महकमा सेहत का वजीर सेहत को चाहिए कि वो खुद आके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और सामने आके जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो मार्केट से दवाइयों को लेके या महंगे ब्लैक मार्केट में महंगे दामों बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अगर नहीं की जा रही है तो जाहिर है फिर हम हुकूमत पे बरस पड़ेंगे। हुकूमत में नहीं बरसेंगे तो किससे बात करेंगे? इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो अपना उनसे जितना हो सकता है उनसे हम डिमांड नहीं कर सकते मजीद, या उनसे हम गिला शिकवा नहीं कर सकते, ना उनको किसी ने वोट दिया, वो अपनी बसात के मुताबिक कर रही हैं। अब मसला ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर कैपेसिटी कम है। मैं कल भी बता चुका हूं कि वहां पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, ये बार बार मैं कहता हूं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और CM बलूचिस्तान की समझ में ये बात पता नहीं क्यों नहीं आ रही है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। इनको पता नहीं कहां से कोई जो है ना फॉल्स फिगर मिले हुए हैं कि 8,000 डॉक्टर्स बलूचिस्तान में है। भाई खुदा रहा, अगर 8,000 डॉक्टर आप लेकर आ जाएं तो कल मैं अपना जो है ना रेजिग्नेशन आपको दे दूंगा, आप डॉक्टरी का आप संभाल लो ये सारी फील्ड। तो लिहाजा इस वक्त बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कोई 800-900 डॉक्टर्स जिनका वॉक-इन इंटरव्यूज हो चुके हैं, जो रेडी है, सिर्फ और सिर्फ CM बलूचिस्तान ने साइन करके उसका डॉक्टर्स की जरूरत है। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ है, चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन से डॉक्टर बहार शाह साहब। आपकी परेशानी, आप रेजिग्नेशन ना दें, अगर आप जैसे जिम्मेदारान लोग ही छोड़ देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा। प्लीज आप स्टे देयर। हम दुआ भी करते हैं और आवाज भी उठाते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और जरूरत है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, अभी वापस आते हैं। So
साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान बराह रास्त 92 पर। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। एक बात तो तय है कि हम आगे अक्सर प्रोग्राम में अपने मेडिकेशन के बारे में बात जरूर करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बात जरूर करते हैं, सेल्फ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान जैसे लोगों से जरूर बचे। क्यों कहा जाता है सेल्फ मेडिकेशन इंतहाई नुकसानदेह है? खुद ना समझ ले मुझे ये हो रहा है, उसके लिए मुझे ये दवा चाहिए। या शाहजेब मुझे कहे जी मुझे जो है सीधे गाल में दर्द हो रहा है, तो मैं कहती हूँ नहीं शाहजेब मुझे भी सीधे गाल में दर्द हो रहा है, तुम जो दवा दे रहे हो मुझे भी वही दे दो। ये जो है ना, ये प्रैक्टिस, ये हमारे लिए बिल्कुल सेहतमंद और जरूरी नहीं है अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो हर एक के सर में दर्द जो है वो एक ही वजह की वजह से हो रहा है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन हम ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि आसपास भी किसी खराब हो तो हम माशाल्लाह जो है ना बैठ के प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आप ये दवाई लें, सुबह दोपहर शाम लें, ये एंटीबायोटिक ले लें। आपने इतनी लेनी, आपने ऐसे लेनी, और इस तरह की चीज कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए बहुत खतरनाक और यहाँ हद तक कि किसी की मौत की वजह भी बन जाती है, खतरनाक साबित हो रही है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 लाख अफराद गलत अद्वियात दिए जाने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। दूसरी जानिब अस्पतालों में तकरीबन 18.3% मनफी वाकयात अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तरह की आदाद शुमार अगर बढ़ते रहे तो हमें इस बात से बिल्कुल जो है कोई नहीं रोक सकता कि हम ही जिम्मेदार हैं अपनी मौत की, क्योंकि अगर हम किसी को दे रहे हैं हम उसकी फिक्र में दे रहे हैं, लेकिन हम उसके दोस्त नहीं, हम उसके दुश्मन साबित हो रहे हैं। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMA जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सजाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि सेमिनार में होने वाले जो इंकशाफात थे उनको आप कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माया। देखिए ये जो आप सेमिनार की बात कर रही हैं उससे ये मैसेज जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि शायद अस्पतालों में या जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी गलती की वजह से या उनकी गलत दवा प्रिस्क्राइब करने की वजह से इतनी सारी अमवात हुई है। ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट में 2002 के अंदर एक उन्होंने रिसर्च की थी, तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिका के अंदर जो है 49,000 समथिंग लोग जो है वो गलत दवाइयों की वजह से इंतकाल कर गए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर सच ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ये जो आपने अपने इंट्रो में बात की है वो बहुत दुरुस्त बात है कि हमारे मुल्क के अंदर मेडिकल स्टोर से कोई पाबंदी नहीं है। आप जो मेडिसिन चाहे अपनी मर्जी से जाके खरीद सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जिसपे कि कहा जाए कि ये दवा हम आपको नहीं दे सकते बगैर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के। जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत लोगों की जान ले रहा है और लेता रहेगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ 6.5 लाख अकाई डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी बात ये है कि हम बहुत सारी चीजें टोटके की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं और हर्बल के नाम से बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है ड्रैग के साथ, वो भी मार्केट में बिक रही हैं जो लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। गोया के लोग जो इस्तेमाल की जाती है दवाइयां इस तरह से जैसे ये हम टॉफी चॉकलेट खा रहे हैं, उसके अंदर केमिकल होता है, लोगों को ये नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बात करूं कि आजकल जो डेंगू है, अब डेंगू के अंदर जो लोग परेशानियों में आ रहे हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह समझ में आ रही है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग जो है अपनी मर्जी से दवा खा रहे हैं या किसी के कहने कहलाने पे अपनी दवा ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को वाकई डेंगू है और वो एस्प्रिन या एस्प्रिन से बनी हुई गोलियां लेता है, या अगर उसको डेंगू है वो मलेरिया की दवा ले रहा है, या जूनियर डॉक्टर से उसको गलत दवा दी है, मलेरिया समझ के उसको दवा दी है, या वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहा है और डेंगू का मर्ज है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके प्लेटलेट्स और नीचे आ सकते हैं, उसके नाक से मुंह से खून आ सकता है और वो खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल भी हो सकता है। तो ये छोटी सी गफलत है कि जो लोग अपने घरों में खुद से इस्तेमाल करते हैं, और खासकर जो उसमें टोटके, अब मैं देख रहा हूँ कि उसके ऐड भी आने शुरू हो गए हैं क्योंकि पपीते के पत्ते और नीम के पत्ते के टैबलेट्स भी बन गए हैं, सिरप भी बन गई है। ये चीजें बड़ी खतरनाक है। देखा ये गया है कि लोग खुद से वो चीजें इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिकली तौर पे जो प्रूवन चीजें हैं
उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें लेके उनको, और ये देखा गया कि पपीते के पत्ते से वो डायरिया बहुत सीवियर किस्म का हो जाता है, और जिसमें फिर इंसान की प्रॉब्लम बढ़ती है और इंतकाल कर जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन, और इसके साथ साथ हम डॉक्टर साहब सेल्फ मेडिकेशन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अक्सर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर भी दें आपको मेडिसिन, उसके बावजूद लोगों की गलतियां होती हैं कि वो अक्सर अपनी जो डोज बताई जाती है उससे कहीं ज्यादा ले लेते हैं कि शायद हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस किस्म के जो मिसकंसेप्शन हैं बहुत देखा है। बिल्कुल, आपके ख्याल में इसके लिए आगाही फैलाना कितना जरूरी है, लोगों को एजुकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखिए, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है, और मेरे मरीज जो है मुझसे नाराज होते हैं इस बात से कि जी डॉक्टर साहब ने गुस्सा किया कि हमने दवाइयां वक्त से पहले बंद कर दी। वो तो डॉक्टर साहब 5 दिन की दवा होती है, वो डॉक्टर साहब हमने तो 3 दिन खाई एंटीबायोटिक, 3 दिन की होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना गलत है जिसकी कोई इंतहा नहीं। दूसरी बात क्या होती है कि मैंने कोई 2 साल पहले कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा उनको, और उससे बहुत फायदा हो गया, उसके बाद वो गायब हो गए, फिर जब भी उनको होता है वही प्रिस्क्रिप्शन निकालते हैं और मेडिकल स्टोर से वही खाते रहते हैं। अब डॉक्टर साहब अब जब अब मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो अब फायदा नहीं कर रहा है। तो ये चीजें बहुत गलत है। हो सकता है कि जैसे अभी आपने इंटरव्यू में कहा कि सर के दर्द की बहुत सारी वजूहात होती है। हो सकता है परसों जो आपको सर का दर्द हुआ या 2 साल पहले जो सर का दर्द हुआ उसकी वजह कुछ और थी। अभी जो आपको सर का दर्द हो रहा है या गले में दर्द हो रहा है उसकी वजह कुछ और हो सकती है। तो आप अगर 1 दिन 2 दिन कुछ अपनी दवा ले लेते हैं या आप समझते हैं कि इस दवा से मुझे ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 1 दिन से ज्यादा हो रहा है तो फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि लोगों के दिमाग में जो ये कॉन्सेप्ट है कि जी एंटीबायोटिक तो 3 दिन या 5 दिन चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर को दोबारा जाके दिखाएं, वो देखेगा फिर फैसला करेगा कि एंटीबायोटिक और कुछ दिन चलानी है या बंद करना है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये मैं समझता हूँ इसको चेंज करनी है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पेशेंट्स में से हूँ, मुझे तो डांट पड़ती है आपसे अगर मैं कोई गलत दवा ले लूं तो तुमने ये क्यों किया, ये रोक दो, कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए नहीं कि कोई मेरी कोई दुश्मनी, मेरी दोस्ती में है, ये आप बताते हैं। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है डॉक्टरों को कि क्या सिचुएशन है। तो फिर डॉक्टर साहब, इस तरह का कोई मॉनिटरिंग का निजाम क्यों नहीं होता कि मरीज को क्या दवाएं देनी है, उसको क्या दवाएं लेनी है, कोई रिकॉर्ड इस तरह का पता चल सके? जी, क्योंकि डॉक्टर्स का भी चेक एंड बैलेंस सर कहीं जरूरत है उसकी। अस्पतालों में डॉक्टर्स ऐसी दवाइयां दे रहे हैं डॉक्टर कैसे सजाद ना, जो कि नुकसान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इसीलिए हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत मुश्किलों से भाग दौड़ करके ये हेल्थ केयर कमीशन, सिंध में हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ है, और पंजाब में भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी बना हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका काम ये था कि ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये किसको रोकना है। और हमारा मकसद ये था कि जो अस्पतालों में और क्लिनिक्स में जो मारधाड़ और तोड़ फोड़ होती थी कि डॉक्टर ने मार दिया है, तो इसकी कहाँ जाए लोग अपनी शिकायत लेके। अगर डॉक्टर को किसी भी डॉक्टर से किसी को शिकायत है कि जी डॉक्टर कैसर सज्जाद ने ये दवा लिखी और मेरी वालदा को ये हो गया या फला हो गया, तो वो कहाँ जाए बेचारा। तो वो फिर जाहिर है उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो हेल्थ केयर कमीशन एक बना हुआ है, वो एक इदारा है, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन किसी और काम में लग गया है, और वो जो असल उसकी वजह थी उसको बनाने की, वो काम नहीं हो पा रहा है। अगर वो सही से काम हो तो ये सारी मॉनिटरिंग करना, अस्पताल की एक्रीडेशन करना, अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं उनको देखना, और क्वेक्स का, अताइयों का खात्मा करना, अताई डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं उनका खात्मा करना, ये नंबर 1 प्रायोरिटी थी हेल्थ केयर कमीशन की। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। फिर मेडिकल स्टोर से सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिसिन जो है वो सेल करनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा। और हम ये बार बार गवर्नमेंट से और ये ड्रैग से रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी तवज्जो से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ड्रैग की जिम्मेदारी है, ड्रैग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि ये एक सिस्टम बनाए कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बगैर दवा को नहीं बेची जाए। कोई भी जाता है, कोई भी दवा खरीद सकता है और खुदकुशी कर सकता है। सही बात, सही बात है। अल्लाह ताला रहम आसानी के मामला फरमाए। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल पीएमए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, एंड थैंक यू ऑलवेज आप वक्त निकालने के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड वन। आगे बढ़ते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां पर डेंगू का जो है वो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेंगू से बचाव के लिए कैसे मुमकिन है, क्या इकदाम हमें डेंगू से बचा सकते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा नाजी टू न्यूज़ जिशान काका खेल से। जी जिशान, बताइए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि डेंगू के हवाले से क्या सिचुएशन है?
जी माया और शाहज़ेब, सुबह बखैर। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। इस केसेस में इजाफ़े की ज़िम्मेदारी जहाँ पर हुकूमत पर आती है तो वही शहरी भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं इसके ख़ात्मे में, और वो भी अगर हिफाजती इक़दाम करे तो महफूज हो सकते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 4000 से ज़ायद मरीज़ डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। 5 अफराद जाबाक भी हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नूर खालिक जो पल्मोनोलॉजिस्ट है वो मौजूद है। उनसे जानते हैं कि एक आम शहरी किस हद तक अपने आप को डेंगू वायरस से बचा सकता है। वायरस का नाम है एडिस एजिप्टी। ये फीमेल मस्कीटो है और ये जो बाइटिंग करता है यानी बाइट करता है वो ज़्यादातर हाथों में और लेग पे करता है, और सुबह जब सन राइज़ होता है यानी सनराइज़ और सनसेट इन 2 टाइम पे ज़्यादा ये बाइट करता है। तो लिहाजा इनमें सबसे पहला ज़रूरी बात तो यह है कि अगर किसी के घर में डेंगू का पेशेंट हो तो उसको चाहिए कि वो आइसोलेशन में रहे, सेपरेट रूम इस्तेमाल कर ले, वहाँ पे जो मस्कीटो रिपेलेंट है वो इस्तेमाल कर ले, मस्कीटो नेट इस्तेमाल कर ले और मस्कीटो स्प्रे कर ले। और आपके घर के साथ या घर के अंदर जो पानी है वहाँ पे जो पानी कड़ा है उसको कोशिश कर ले कि वो डांप ले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर नूर खालिक से कि डेंगू का सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक वक्त होता है वो सुबह और शाम के वक्त होता है, और इसके साथ साथ अगर शहरी अपनी मदद के तहत हिफाजती इक़दाम करे तो इस वायरस से बच सकते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा भर में केसेस बढ़ रहे हैं। हुकूमत किसी हद तक तो इक़दाम कर रही है, लेकिन शहरों को अपनी मदद के तहत भी इक़दाम करने चाहिए। जी ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया। जो इस वक्त डेंगू की सूरत हाल है ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वो भी बड़ी अलार्मिंग है, और हमें मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त हम देख रहे हैं डेंगू का लोगों को सामना है। ख्याल भी रखिएगा, पेशेंट में इजाफा हो रहा है। अगर आप बाहर कहीं जाए भी तो हम एहतियात तो एटलीस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, कपड़े जो है वो कोशिश करें फुल स्लीव्स के पहने, तो ये एहतियात तो डॉक्टर्स बताते हैं वो हम एटलीस्ट कर सकते हैं। आपके साथ अपने तमाम नुमाइंदों से बड़ी दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोकेशंस पे जा रहे हैं, आप शहर से बाहर जा रहे हैं, आप सैलाब एरिया में जा रहे हैं, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मच्छरों से बचाव के लिए तमाम इकदाम कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल, ये तो इकदाम आप लोगों ने उठाने हैं लाजमी इंडिविजुअली, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है मैशत को संभालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी मैशत महंगाई की वजह से सुस्त रवि का शिकार है, और इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खदशा ये जाहिर भी किया है। एलामिया के मुताबिक साल 2023 में मैशत की शरह नमू 4.5 से कम होकर 3.5% होगी। मजीद ये भी कहा कि मैशत के संभलने का सबसे बड़ा जरिया सियासी इस्तेहकाम होगा। ये बार बार हमारे तमाम तज्ज़ियाकार बात करते हैं, जितने भी माहिर माशियात आते हैं, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सरमायाकार नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारा मुल्क मईशत नहीं संभल सकती। तो ये सब कुछ तो हमने आज डिस्कस करना है। माया, आपको पता है जब शाहज़ेब कभी मेरा अमेरिका जब जाना होता है, और अमूमन हर साल ही होता है, तो मैं ज़रूर वर्ल्ड बैंक के सामने से ना डीसी के सामने से गुजरती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम कब इन सारी चीज़ों से निकलेंगे कि हमें किसी के सामने जो है ना मांगना पड़े, लेकिन हाथ ना फैलाने पड़े, और वाकई में ये सोच जहन में आती है। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माशियात मुबारक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। बट शराद भाई, सिचुएशन वाकई में इस तरह बताई जा रही है कि 2023 में जो सिचुएशन होगी, अब हम जिस तरह शाहज़ेब ने भी जिक्र किया कि हम इस सिचुएशन से कब निकल सकेंगे, हमें कब इस बात पर होगा कि हम इस तरह की सिचुएशन यानी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो हम इस पर डिपेंडेंट हैं, हम उससे कब निकल सकेंगे। लेकिन डेवलपमेंट जो हुई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के खदशात को कैसे देखते हैं? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इत्तेफाक की बात है कि पहले वो बड़े पॉजिटिव थे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। अगर उनकी अर्ली रिपोर्ट्स देखें कुछ महीने पहले की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना था कि शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% तक ग्रो कर जाए। ये इस साल की शुरू की बात है, ये पिछले साल के आखिर में। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, उसको अगर मद्देनज़र रखें और पाकिस्तान के जो हालात है अगर हम उनको देखें, तो वाकई हमारी जो ग्रोथ है वो शायद 3-3.5% से ज़्यादा ना जा पाए। मैं आपको कुछ चंद एक इसकी वजूहत बता देता हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन हम जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस देख रहे हैं, मैं आपको गोश गुजार करता हूँ, और फिर आप और आपके नाज़रीन खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद 3% का टारगेट भी बड़ा मुश्किल होगा ग्रोथ का। सबसे पहले तो आप देखें कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पाकिस्तान की GDP का तकरीबन 20% हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा होता है।
हालांकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और कहा यह जाता है कि एग्रीकल्चरल कंट्रीज का कम से कम 50% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन 20% एटलीस्ट हमारा जो ज़रूरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो जो आपने खुद अभी सैलाब की सूरत हाल देखी और आप माशाल्लाह कवरेज भी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में सैलाब जो आफत ज़दा इलाके हैं वहाँ पे भी, तो आपने देख लिया होगा कि जितने भी आपकी वो ज़मीन जहाँ पे फसलें लग सकती थी वहाँ पे पानी खड़ा है, वो गोडाउन जहाँ पे फसलों को जो आपकी हार्वेस्टेड क्रॉप्स जहाँ पे स्टोर होनी थी वहाँ पे पानी खड़ा है। तो आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑलमोस्ट 60 to 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो ना सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल की जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनके बारे में बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। स्पेशली कॉटन के बारे में कहा जा रहा है, वीट के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद अगले साल हम ग्रो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका मुतासर होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर जो कि लीडिंग कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, उसकी सारी की सारी जो आपकी इनपुट है, जो कॉटन है, जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के मुतासर होने से हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा मुतासर होगा। तो अब हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं पाकिस्तान के सर्विस सेक्टर के ऊपर, जिसमें हमारी जो सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री या जो इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं वो शायद बेहतर तरक्की कर पाएं। लेकिन जो ये दो मेजर सेक्टर्स हैं जो कि आपकी इकोनॉमी का 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत ही बुरे हालात में, और वाकई मुझे नहीं लगता कि ये 3.5। शुजात मुबारक साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जब हमारे इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं, ख़ासतौर पर जब हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, बिजली के बहरान की बात करते हैं, हम बहुत बड़ी इंपोर्ट से बच सकते हैं, वो भी ऑयल की और गैस की, अगर हम सोलर पैनल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें प्रॉपरली। वहाँ पर इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि LC पेंडिंग में है, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। ट्रेड डेफिसिट से बाहर निकला जा सकता है, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। ट्रेड डेफिसिट से इसलिए बाहर निकल जा सकता है कि हमारी इंपोर्ट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, हमारी ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तो सोलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। देखिए, जो सोलर पैनल, बल्कि मैं इसको ब्रॉडरली कहूंगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके आपके विंड एनर्जी या जो दूसरे सोर्सेज हैं, ग्रीन एनर्जी जितनी भी, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पे इसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी बात हुई थी चंद एक लोगों से जो कि इस बिजनेस से वाबस्ता है, वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं जो कि आपके जो प्रोसेसेस हैं कस्टम्स के, और जो दूसरे लोग जो आपके इंपोर्ट के साथ वाबस्ता है, उन लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि ये लोग खामखा के हर्डल्स क्रिएट करते हैं, और बजाय इसके कि इसको सपोर्ट करें, इसके लिए मुसीबत खड़ी की जा रही है। तो बिल्कुल फुली एग्रीड के पाकिस्तान में इस वक्त हंगामी बुनियादों पे जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको सब्सिडाइज करना चाहिए, चाहे वो इंपोर्ट होती हैं, उनकी इंपोर्ट को आप सब्सिडाइज करें, और ताकि हंगामी बुनियादों में अगले 6 से महीने से 1 साल में कम से कम कुछ ना कुछ एनर्जी की पैदावार तो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर सकें, और कुछ ना कुछ जो आपका ऑयल बर्डन तो कम हो सके। और शुजात मुबारक साहब, इसके साथ आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्लीज आप। अच्छा, और शुजात मुबारक साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बार बार हमने अपने जो इंट्रो था उसमें भी यही बात की, और हम यही कह रहे थे कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो सर हमें कहीं नजर नहीं आ रही, ना माजी में आ रही थी, ना मुस्तकबिल में नजर आ रही है। तो आपके ख्याल में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती चंद साल और, तो हमारी मईशत किस हद तक तबाह हो जाएगी, और फिर हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, खुदा न खासा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो फिर हम शायद इससे भी बदतर हालात में दाखिल हो जाएं। पहले ही आपने देख लिया कि क्राइम रेट्स इतने बढ़ गए हैं, जो कि अच्छे खासे सैलरीड क्लास लोग थे उनका गुजारा मुश्किल हो गया है, जो कि लोअर लेवल पे लोग थे, जो डेली वेजेस वाले थे, वो तो अब अपनी काम को छोड़ के वो तो अब क्राइम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो पाकिस्तान की मईशत और ज़्यादा गर्दाब में चली जाएगी, और यहाँ पे बहुत ही एक क्योटिक काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ये भी ऐड कर दूँ कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो कि आपके डॉलर को पाकिस्तान से स्मगल कर रहे हैं, आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू को नीचे उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? अच्छा शाद भाई, एक और चीज अभी साथ साथ इस पर भी रोशनी डालिएगा। अभी पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी कुछ इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स से जो पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर मुकीम हैं,
उन्होंने मुझे एक बात लगी है, बड़ी दिल पे लगी। उन्होंने कहा भाई हम पैसा अभी क्यों लगाएं, जिस तरह शाहजेब ने कहा कि सियासी सिचुएशन अभी बड़ी डाइसी है, वो कहते हैं अभी हम पैसा लगाएं, अभी आपको पता नहीं है कौन सी हुकूमत आपकी रहनी है, कौन सी हुकूमत आपकी नहीं होगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस टाइम पर हम पैसा ना ही लगाएं तो बेहतर है। तो ये चीज हमारे लिए एक इंप्रेशन, बड़ा दिल दुखा ये बात सुनते हुए कि एक जो बाहर से पैसा आ सकता है, मुल्क में लग सकता है, पाकिस्तानी ये कह रहा है, तो ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। जी डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल देखिए, रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान, जो कि चाहे एक्सपर्ट पाकिस्तानीज हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो आप हैरान होंगे कि 1200 इन्वेस्टर्स को इंटरव्यू किया गया। 1200 में से 1150 लोगों ने ये कहा कि हम अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या वेट करेंगे। आप अंदाजा कर लीजिए सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन के 1200 लोग, उसमें से 500 लोग पाकिस्तानी थे। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने किस हद तक हमारी इकोनॉमी को मुतासिर कर दिया। और मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी नहीं आती अगले चंद महीनों में या कम से कम अगले 1 साल में, तो हमारी मईशत के बहुत सारे ऐसे जो इस्टेब्लिश सेक्टर्स हैं वो भी तबाह होना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसके अंदर आपका फूड सेक्टर है। तो इन सेक्टर के ऊपर भी इसके बड़े असरात आएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सारे लोगों को ये देखना चाहिए कि किस तरह से एक पॉजिटिव और एक कंसिस्टेंट मैसेज दिया जाए अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्लोब, के जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम उनके लिए तो एक कॉन्फिडेंस प्रमोट हो। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू टुक आउट टाइम, लाइक ऑलवेज। हैव अ ब्लेस्ड वन। बट वाकई में सिचुएशन हमारे लिए परेशान कुन है, और हमेशा के लिए आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर इतने प्रोग्राम सबक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। अब आपकी मुलाकात करानी है एक नन्हे से बच्चे से, और वो नन्हे से बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वाकई काबिल फख्र भी है और काबिल डर भी है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो गुलाम मोहम्मदाबाद का रिहायशी है, 5 साल नन्हा बॉक्सर है यरमिया अदनान, और वो अपनी फुर्ती और जज्बे से नई मिसाल कायम कर रहे हैं। और ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है माया, 1 मिनट के महदूद वक्त में सैकड़ों पंचेस लगा देते हैं वो। क्या बात है, यानी कि उनके कद पे मत जाइए 4 की जगह, मतलब वैसे वो वाली बात है। ये बच्चे जो छोटे से है ना, ये किसी और कोई भी डर के जाए इनके दायरे में ना, कहते हैं इसके रेडियस में जरा सोच समझ के जाइएगा, उनकी फुर्ती बहुत है इस बच्चे के अंदर। तो जनाब हमें ज्वाइन किया है इस ने यरमिया अदनान वार और उनके वालिद अदनान इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो यरमिया आप हमें बताएं, जरा यरमिया से आप पूछेगा प्लीज कि इनको ये इतनी छोटी सी उम्र में बॉक्सिंग का शौक क्यों हुआ है? जी सर, बॉक्सिंग में ये कि बहुत ज़्यादा पहले तो मेरा शौक था इसमें बॉक्सिंग में, तो बाकी ये कि मेरा पूरा तो हो नहीं पाया मजबूरियों की वजह से। तो ये है कि जैसे ही वक्त मिला तो मैंने अपने बच्चे को टाइम दिया, इसकी एक्टिविटीज़ देखी और इसमें एक्टिव देखा कि ये इस बॉक्सिंग के लिए बड़ा परफेक्ट है। तो जी जैसे मैं इसे बॉक्सिंग में करवा रहा हूँ ट्रेनिंग, और ये साथ मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, तो इसने बहुत अच्छी मेरी हिम्मत बढ़ाई है और खुद का भी इसका शौक है बॉक्सिंग करने का। वाह वाह वाह। तो आपने क्यों नहीं आप बॉक्सिंग में जा सके अदनान भाई? मैम इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। देखें मिडिल क्लास जो होता है तो उसमें को अफोर्ड नहीं कर पाते, या अपना पीछे बैकग्राउंड भी संभालनी होती है, तो इस वजह से बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। इसके लिए डाइट प्लान होते हैं। अच्छा भाई, उसके लिए देखना कोई एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी, तो वो अफोर्ड नहीं। जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, हम जरा यरमिया से भी बात करना चाह रहे हैं। अगर यरमिया आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जरा आप मुझे बताएं, ये 1 मिनट के अंदर आप इतने सारे छोटे छोटे मुक्के कैसे बरसा देते हैं?
क्या क्या? कुछ नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, माइंड नहीं कर रहा तू। अच्छा बताओ, बॉक्सिंग करते हो अच्छा लगता है? 340। 340। देखा, मेरे सवाल का जवाब आया ना। ये हैं वो बॉक्सर्स, बॉक्सिंग की। अच्छा, आपको प्रैक्टिस कराते हैं? बस यही है। पापा करवाते हैं बॉक्सिंग और जुबैर सर करवाते हैं बॉक्सिंग। पापा करवाते हैं। अच्छा, पापा प्रैक्टिस कराते हैं। इजाजत है तो मैं फिर गल कर लें ना नाल। हाँ जी यार, मैं आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। शुक्र हो गया। अच्छा ये बताओ कि खाना पीना क्या खाते हो, क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या शौक है खाने का? एप्पल, मैंगो, बनाना, गावा, स्ट्रॉबेरी। ओए ये चारों चीजें खाते हो। और क्या? मिल्क। ओए होए, और मिल्क। आण दो और मिल्क और दही। क्या? मिल्क और दही। मिल्क और दही भी खाता हूँ। वाह वाह, तो इतना सारा कोच इस पेट में जाता है, जब भी तो इतनी जान आती है। इतने मुक्के निकलते हैं फिर अंदर से। फिर इतने मुक्के अच्छा, दोस्तों के साथ करते हो बॉक्सिंग? दोस्तों के साथ खेलते ना? खेलता मैं दोस्तों के साथ। आवाज आ गई है, हमें आवाज आ गई, दोस्तों के साथ खेलते हैं आप। अच्छा, इनके अदनान साहब, आप हमें बताइएगा थोड़ा सा, क्या आपके प्लान्स है, खासतौर पर जैसे कि आपने बताया कि आप तो नहीं कर पाए बॉक्सिंग बहुत सारी वजूहात की वजह से, लेकिन अब यर्मिया प्रैक्टिस कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो बड़े एक्टिव भी हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं इतनी छोटी सी उम्र में। आपके क्या प्लान्स हैं यर्मिया को लेके? जी, ये तो सबसे पहले कि खुदा की ब्लेसिंग है जो खुदा ने दी है हमें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया, जो मेरी तरह मेरे ख्याल से बहुत सारे होंगे लोग जो अभी कुछ नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी जिनके पास कोई स्पोर्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो मेरी तरह बच्चों को कुछ इस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे या कुछ आगे नहीं लेके जा पा रहे, तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी हमारे साथ तावन करना चाहिए कि जी कि ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए कि जी एक उनके लिए फ़ंड या स्कॉलरशिप होनी चाहिए। अभी तक मुझे किसी ने भी कोई ऐसा कोऑपरेट या कोई तावन नहीं किया गया कि जी बच्चे के लिए ऐसा हो कि देखना ये चमकते सितारे हैं, ये फ्यूचर है हमारा पाकिस्तान के लिए और ये दुनिया में नाम रोशन करेंगे। अभी जो यर्मिया के पास जो एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है दुनिया का जो कि लगाएं कि 340 पंचेस है 1 मिनट में, और आगे नेक्स्ट इसका जो कि स्टेप मैंने इसे करवाया जो कि 11 सेकंड में इसने 120 पंचेस किए हैं, और इंडिया के पास 13 सेकंड में 100 पंचेस हैं, और हमारे बच्चे के पास जो कि 2 सेकंड जी हमारे बच्चे के पास जो कि 2 सेकंड भी बचा लिए इसने, और साथ में इसने जो कि 120 पंच किए, यानी 20 एक्स्ट्रा पंच भी किए इसने। दूसरा रिकॉर्ड इसका ये है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। वाह वाह नान साहब, ये तो बड़ा जबरदस्त बच्चे का रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह 10 पंच। हाँ एग्जैक्टली, सो जस्ट इमेजिन 1 सेकंड में 10 पंच, दैट्स अनबिलीवेबल। तो नान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम इंग्लिश में जेरेमाया है, हम लोग सही बोल रहे हैं? छोटे का नाम जो है जी जी बिल्कुल जरमाया अदनान है, इंग्लिश नेम है। ये 1,24,000 पैगंबरों में से एक पैगंबर का नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके जो मायने हैं वो नोहा के भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आप आए और हम जरमाया के लिए बहुत सारी दुआएं भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह आपने रिकॉर्ड बताया शाहजेब और मैं तो हैरान है, तो और जो लोग जो कुछ कर सकते हैं जरमाया के लिए वो भी हैरान होंगे, और इंशाल्लाह मदद भी पहुंचेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में आने के लिए वक्त निकाला। जरमाया, अपना ख्याल रखना और यूं ही पंचेस करते रहना और यूं ही खाते रहना।
ठीक हो गया जी। अब जरा खाने पीने की बातों से निकलते हैं और आते हैं खाल की तरफ, मतलब स्किन की तरफ, स्किन के इश्यूज की तरफ और स्किन की ब्यूटी, कॉस्मेटोलॉजी की तरफ, स्किन का आप कैसा ख्याल रख सकते हैं। ये जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में अभी थोड़े कुछ लम्हे बाद नजर आएंगे, ये अगर स्किन में कोई एलर्जी हो, कोई डिजीज हो या आपको अपनी स्किन को और मजीद निखारना हो, आई थिंक ही इज द नेम। बिल्कुल, और खास तौर पर झुर्रियां हों उम्र की वजह से या किसी और वजह से, मतलब उम्र अक्सर बढ़ती रही है, तो अगर आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं या आपकी स्किन खराब हो रही है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है स्किन के साथ, ये डॉक्टर बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, इनसे आप राब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन लोग घरों पर कई हर्बे इस्तेमाल करते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हमारी स्किन पे फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी स्किन तो और अजीब सी हो गई। आपकी इजाजत हो तो काशिफ भाई ने एक जुमला लिखा है, वो मुझे जरूर पढ़ना है, प्लीज अगर आप इजाजत देते हैं ना। काशिफ भाई ने लिखा है, पुरकशिश नजर आने के लिए चेहरे की शादाबी और ताजगी बहुत जरूरी है। तो ये चीज जो है ये हमारे आज के सेगमेंट की टैग लाइन है। तो पुरकशिश आप कैसे नजर आ सकते हैं, यही हम जा देंगे। और बगैर किसी वक्त ज़ाया किए बगैर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे अमराज जल्द डॉक्टर खुर्रम मुशीर। कैसे हैं माया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत जबरदस्त शो। अब यकीन करें इतना जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है और लोग राज पूछते हैं। देखिए, अगर किसी के राज पूछते हैं आप ब्यूटी के, तो आप उसकी एक तो देखिए नेचुरल भी होता है, ठीक है, दूसरी डाइट भी होती है, उसकी एफर्ट भी होती है। और ये नहीं कि अगर मैं फर्ज करें किसी का कोई, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप अगर माया की कोई सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, तो माया जैसे अगर ट्रांसफॉर्म होकर आ रही है, हर कोई वैसा हो जाए। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये मतलब ये इसका मतलब नहीं है। अच्छा, लोग अगर मैंने ये कह दिया ना जुमला, लोगों के दिमाग में आएगा माया ने सर्जरी ही कराई। छोड़े, आप ये बताएं पुरकशिश कैसे बना जा सकता है? देखिए, पुरकशिश शादाबी और ताजगी के लिए क्या करना है? ताजगी देखिए, शादाबी ताजगी के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि आपकी खुराक बड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कल मेरी 2 खवातीन से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी, बड़ी सीनियर और समझदार थी, मगर वो क्या नेट पे जाती हैं, इंस्टा पे, जिस भी किसी सैलून में कोई खातून ने या कोई टोटके वाले साहब ने या कुछ भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया, वहां पहुंच के कभी बोटॉक्स करा रही हैं, कभी फिलर्स करा रही हैं, कभी लेजर, और उनका चेहरा पूरा बर्न हुआ हुआ, पूरा लिटरली आपको मैं बताऊं, या बर्न हुआ हुआ, पूरा जला हुआ वजह से। लेजर अच्छा, PRP एक ट्रीटमेंट होता है कि इसमें आपने प्लाज्मा रिच प्रोटीन आपको कर। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसकी शक्ल देखी मुझे PRP कर दो, बालों के लिए कर दो, स्किन के लिए कर दो, झुर्रियों के लिए कर दो, और उसका रिएक्शन होता है शदीद, ठीक है। अच्छा, पहली बात देखिए, आपकी झुर्रियां आ रही हैं, तो अजय बाकी बात बिल्कुल सही थी, माया बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो एजिंग होता है, सेकंड होता है आप अगर बहुत धूप में रहते हैं, टाइफॉइड हो गया, 24 घंटे जो एक एंग्जाइटी है, स्मोकिंग बहुत है, स्ट्रेस का लेवल देखिए। सिर्फ गाँव में मैंने अक्सर देखा है, कल भी हमारी जैसे डिस्कशन हो रही थी एक जगह, कि बहुत सारे लोग जो गाँवों में होते हैं या ऐसे लोग जो हमारे घरों में हमारे हेल्पर्स होते हैं, वो यंग होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका स्ट्रेस, उनका लाइफस्टाइल इतना ज्यादा तकलीफदेह होता है कि वो वक्त से पहले बुढ़े नजर आना शुरू करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, और जीन्स बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, हम लोग बहुत लकी है, आप देखिए ब्रिटेन में या यूरोप में 19-20-21 साल की लड़कियां होती हैं, उनकी इतनी फ्लेकी और इतनी रिंकल स्किन होती है, स्पॉटेड स्किन हो जाती है, वो फ्रैक्टल्ड होती है, और रिंकल्स बहुत आते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ड्राइड होती है और थोड़ा सा सूरज लगता है तो उनकी स्किन पे एजिंग आ जाती है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा सूरज हमारे तो इतनी ऑयली स्किन है कि आप बाहर सड़क में निकले हर तरफ ऑयल है, फजा में भी ऑयल है, तो आपके चेहरे पे लगता ही रहता है कुछ, लगता है कुछ। अच्छा, सेकंड चीज ये कि अच्छा, एक बड़ा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है या इंडियन भी है, वो उनसे वीडियो पे बात होती है, तो वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो अंग्रेजों के लिए तो बड़ा इशू है ना, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहाँ सन ऐसा होता है कि उनको कैंसर बहुत होता है या रिंकल्स आते हैं, मगर पाकिस्तानी खामखा डर रहे होते हैं। भाई, आपको उस तरह SPF 100 का सनस्क्रीन नहीं लगाना, क्योंकि आपको प्रोटेक्टेड है आप लोग, आपकी स्किन टाइप के। अच्छा, रिंकल्स जब भी आते हैं तो पहली खवातीन कहती है जब मैं एक दफा बोटॉक्स कराऊंगी, चाहे मैं 22 साल की लड़की हूं, तो मेरा क्या होगा, हमेशा के लिए रिंकल चले जाएंगे। नहीं, अच्छा, ये माइंडसेट भी है, ये बिल्कुल। अच्छा जी, आप बोटॉक्स कितने दिन में करते हैं? मैंने कहा जी बोटॉक्स कब करवाना है? मैंने कहा आप जब चाहे करा लें, फिर तो हमेशा के लिए, मतलब एक दफा बोटॉक्स लग गया तो बस आप सदा जवान है। ऐसा नहीं होता है, बता दें जी बिल्कुल। आपने बोटॉक्स एक दफा करवा लिया तो आपको 4 से 8 महीने के दौरान रिपीट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमेशा एक दफा करवा लिया तो हमेशा करा। एक तरीके का देखिए, वो बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत इफेक्टिव है। तो डॉक्टर साहब, क्या बोटॉक्स लगाने के बाद भी एहतियात करने की जरूरत नहीं है? स्किन की लगा दिया डॉक्टर ने तो कर दिया, अब तो जो चाहे स्किन के साथ करो, ऐसा भी नहीं? बिल्कुल माया, बिल्कुल नहीं है भाई। आपने एक बच्चे को एक अच्छी टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, अब ये थोड़ी कि वो ना घर जाके रिवाइज करेगा, ना अम्मा जो है वो फिल्में देखती रहेंगी,
जब उसकी केयर नहीं करेंगे ना, ड्रामे देखते रहेंगे, वो अपना नेल्स को देखते रहेंगे, ठीक है, तो वो देखिए आपको तमाम चीज करना वो तो अच्छे लगता है नेचुरली। मगर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए आप एक दफा आपकी स्किन पे बोटॉक्स हो गया, तो उसके बाद उसको हाइड्रेटेड रखना है, कुछ आपको सीरम दिए जाते हैं, क्रीम दिए जाते हैं, वो करना है। फेस साइज बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि लगाने के बाद भी आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है। भाई आपका स्टूडियो कितना खूबसूरत है, अब एक दफा ये बन गया ना, मेंटेनेंस तो इम्पोर्टेंट है। एक दफा बन गया तो ये थोड़ी कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे कि यहाँ पे आप उसके हर दफा टेक्निकली उसे साउंड रखना है। जी जी जी, कोशिश कैसे नजर आए, क्या करें ऐसा कि देखिए पहली बात है कि देखिए और प्यारी रहे, बिल्कुल देखिए अपने दिमाग को तो खुला छोड़ दें, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा नहीं बिल्कुल खुला ना छोड़े, थोड़ा सा कंट्रोल में ना। अच्छा, और किसी को देखने के बाद ना, किसी की तस्वीर देखी नेट पे, जरूरी नहीं आपने वैसे ही दिखना, और आप वो उसको वो किस कंडीशन में है, उसकी डाइट क्या है, उसने कितनी मेहनत की। एक बड़ी इंडियन एक्ट्रेस हैं, वो बहुत मशहूर थी, वो अभी मुझे एक लड़की कल एक तस्वीर लेकर आई कि ये तो उनके चेहरे पे कितने फिल्टर्स लगे, मैं आपको ये भी पता। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो मैं तो जब मैं क्लास 2 में थी तो ये फिल्मों में आती थी, आज मुझसे छोटी लगती हैं, मेरे मियाँ कहते हैं तुमसे छोटी है। तो देखिए वो एक अलग चीज है ना, वो एक उनकी मेंटेनेंस है, फिर उनकी डाइट है, फिर उनका लाइफस्टाइल है, ठीक है, और जेनेटिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ओवरडू हर चीज का करवाना ना, कि अब उसने फिलर्स कराए, उसने बोटॉक्स कराए, मैं ओवर करा लूं। बहुत सारे पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है, आपने फेस पे पैरालाइज करा लिया है। अगर बिल्कुल, अब आप देखिए बहुत सारे लोग लिटरली आप देखिए उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं देख सकते आप, क्योंकि पैरालाइज करते हैं ना आप ग्रेजुअली, बोटॉक्स से आप स्किन को पैरालाइज करते हैं ना, तो मगर वो नेचुरल है। देखिए अब आपकी स्किन एक सर्टेन एज में अगर बिल्कुल नीचे गिर गई या वेट लॉस करते हैं आप, या वेट लॉस करते हैं, मेरी स्किन कितनी सागी हुई है, आर्म्स वगैरह, वो उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए देखिए एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए फेस एक्सरसाइज होती है, फेस एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड चीज आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी 5 चीजें इसमें, एक तो सन एक्सपोजर जरूरी है, मगर आप बहुत ज्यादा सन में नहीं जाएं, ठीक है। टोबैको यानी स्मोकिंग उसको लिमिटेड करें, ठीक है, और बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं उसको थोड़ा कट डाउन, वो बहुत एजिंग लाते हैं, ठीक है। और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट में घी, देसी घी, ये सब चीजें होनी चाहिए। यानी कि आपने तमाम चीजें जो 5 की बात की, जो 4-5 चीजें आपकी सेहत के लिए हेल्दी तो है नहीं ना, हेल्दी तो अगर नहीं हो, लाइफ से माइनस भी हो तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, तनाव बढ़ते हैं ना, बिल्कुल सही बात, उनको अवॉइड करें, मगर आप उसको अगर अवॉइड नहीं कर सकते इन केस, तो बैलेंस जरूर होना चाहिए। दूसरे कल्चर से, कल्चर से में अपनी जो डाइट है उसको किस हद तक चेंज कर सकते हैं कि हमारी स्किन उससे अच्छी रहे, मतलब क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है? बिल्कुल। अच्छा, लोग बड़ा सवाल करते हैं कि जी हम लोग क्या खाएं कि खूबसूरती आए। भाई बिल्कुल, कोई अब मनोसलवा तो अब शायद 5000 साल पहले उतरना बंद हो गया, अब आपको जो जमीन में वही खाना है। क्या खाना है कि आपको जो भी खाएं, जौ का दलिया, ठीक है, सुबह नाश्ते में अंडा जरूर खाएं, जर्दी के साथ खाएं, क्योंकि आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए। एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है, ठीक है। एलडीएल आपको हार्ट अटैक्स देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और एचडीएल आपकी एजिंग को रोकता है, आपके हार्ट को मजबूत करता है, आपके रिंकल्स को गायब करता है। थर्ड चीज, आप बहुत कैफिनेटेड चीजें, चाय पिए, जरूर पिए, ठीक है, मगर वो इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। पानी ज्यादा पीना है, उसके अलावा फाइबर जिनमें ज्यादा है। अच्छा, घर में तमाम चीजें ब्राउन होनी चाहिए, आटा, चावल, शक्कर, और एक और चीज मेरे दिमाग में, शक्कर तो माइनस ही कर देना, लाइफ माइनस कर दे, उसके लिए गुड़ ले लेना, गुड़ ले लेना, व्हाइट तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, व्हाइट तो 5 पॉइजन्स हैं जो इंटरनेट पे अगर जाएं आप डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल, पॉइजन्स हैं। अच्छा, लोग कहते हैं व्हाइट रोटी जब तक नहीं होती, मेरे तरतीब काली रोटी लगती है, ब्राउन रोटी, सब कुछ निकला हुआ है, सब कुछ निकला हुआ है, वो ऐसी वो एक कचरा है, जो कचरा है वो तमाम, ठीक है। अच्छा, और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ ये तमाम चीजें निगल जाते हैं। आप च्यू करके खाएंगे तो आपके गम्स की भी एक्सरसाइज होगी, आपकी मसल बड़ी मजबूत होंगी, तो ये आपको पूरे तमाम चीजें लेके चलेंगे तो बहुत। मगर बोटॉक्स कराएं, फिलर कराएं, एक डॉक्टर की सजेशन से। और प्लीज जरा माया, आप प्लीज रिक्वेस्ट करें, लोग चेक तो किया करें। अब वो कल एक मुझे उन्होंने खातून की एक अजीब ना वो अजीब मॉडलिंग की तस्वीर देखी, इन डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैंने कहा क्या नाम तो मुझे याद नहीं, मैंने कहा क्या इनकी क्वालिफिकेशन,
पता नहीं वो कहीं बैठती हैं शहबाज पे, कहीं ऐसे मतलब किसी कोने में कोई अपार्टमेंट में बैठती घर में। क्यों जाना था बोटॉक्स कराने? वो बोटॉक्स करा के आ गए, उसके बाद सारी स्किन देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, डॉक्टर साहब के तवज्जुह से ही बात करना चाहिए, बिकॉज मी बीइंग द वुमन ऑन दिस एंटायर टीम, आई थिंक मैं सिर्फ एक ही खातून। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि जो आपकी स्किन है ना, वो आपकी जिस्म का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको आप वाकई में अगर आप उससे सबसे पहले तो उसको प्यार से रखें, उसको प्यार करें अपनी खाल को प्लीज। टेंडर लव एंड केयर, जैसे बच्चे को उठाते ना 6 महीने के, इसका ख्याल करें, रगड़ना नहीं है, रगड़ना नहीं है। प्लस ये किसी की भी तस्वीर देख के आप बिल्कुल वैसे हो जाए, हाँ हम कपड़े देख सकते हैं अगले के, हमने अच्छी शर्ट पहनी है, मैं भी वो शर्ट ले लूं, वो समझ में आता है, लेकिन स्किन क्वालिटी, आपके बाल, आपकी हेल्थ आपकी अपनी क्रिएटेड है। बिल्कुल। अब हर एक बंदा हर एक चीज नहीं करवा सकता। डॉक्टर के पास जाए, पूछे डॉक्टर साहब मुझे करवाना है, डॉक्टर कहे करवाना है तो करवाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, खुद आप अपनी सजेशन लेकर आए। सेकंड चीज, अच्छा खुद आप एक जो है ना, आप डबल माइंडेड होता है, ठीक है, आपने आधा करवाया, अच्छा अगर आपको कोई सेशन कराने, आपने 1-2 करवाए, अच्छा नेट पे कोई और चीज आ गई वो शुरू कर दिया, फिर कहीं और आपने चक्कर लगा लिया, तो एक पूरा खिचड़ी पक जाती है आपके चेहरे पे। ये ना किसी ने बड़ा खूब कहा कि इंटरनेट पर अगर आपको एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है आपको, कि अगर नॉलेज आपको मिल रही है तो, लेकिन वो ओवर नॉलेज भी कभी कभी हो जाती है, गलत नॉलेज भी, डॉक्टर को आप बता रहे हैं ये कर लो। बिल्कुल। अच्छा नेट पे तो मैंने ये पढ़ा, अच्छा मैं आप यकीन करें लिटरली बता रहा हूँ, एक साहब को एलोपेशिया था, ठीक है, उनको एलोपेशिया था और बालों में भी, दाढ़ी में, अच्छा उनको बिल्कुल सिंपल सजेशन था, मगर उनकी बहन ने पूरी डायरी बनाई हुई थी, पता नहीं कहाँ से ग्लूटेन फ्री डाइट इनको लेनी है, ये लेनी है। देखिए ग्लूटेन फ्री डाइट का तो कोई एलोपेशिया से ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। अच्छा उन्होंने कहा कि जी मैंने देखा है कि जी आज़रबाईजान में कोई इंजेक्शन लग रहे हैं जिसको लगाने से फौरन बाल आ जाते हैं, जिसके अंदर पाइन बाग है। अच्छा देखिए इस तरह की चीजें, एक हर्बल घर, जैसे गाँवों में भी हमारे यहाँ चीजें होती है ना, कोई जड़ी बूटी खा ली, मगर आप उसको इंजेक्ट ऐसे नहीं कर देते। अच्छा वाइटनिंग की जहां से हवाले से बात है, एक खातून ने सजेशन दी, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होता है, अगर हम इसके अंदर लीमू का और कीनू का और माल्टे का और अनार का रस भर के एक इंजेक्ट करके बाकी से करा लें, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतने पैसे खर्च करने की मैं आपको बता रहा हूँ, और विटामिन सी को यानी कि ऑरेंज जूस को इंजेक्ट कर लिया करें अपने खून में, ऐसा कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं कर। अभी शादिब मैं बता रहा हूँ, लिटरली उन्होंने बताया कि जी अगर कीनू माल्टे और उसका क्वांटिटी निकालें, लीमू का रस डालें, अनार का जूस उसमें ऐड करें और थोड़ा सा उसको सॉल्टेज बना के अगर इंट्रामस्कुलर लगा लें तो खून में तो चला ही जाएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे असिस्टेंट की जरूरत है जो आपकी तरफ इस तरह के पेशेंट्स ना भेजे। वाकई में कि बोटॉक्स को हर कोई इंसान हर तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। डॉक्टर्स इसलिए बिकॉज उन्होंने बड़े सालों पढ़ाइयाँ की हैं और डिग्रियां हासिल की हैं और मालूमात और नॉलेज इनके पास है, तो उसी हवाले से आप जाएं और उनसे मशवरा हासिल करें। तो उनकी पढ़ाई जाया ना करें, उनकी पढ़ाई जाया पढ़ के वो आए एक्सपर्ट बन के, उनसे जाने, उनसे पूछें, उनसे पूछ लें। लेकिन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। जब तक के लिए मुझे हमारे को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।